आइनोस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है और उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ में लाइफ के लिए और रेडियो जो आप सिग्नल्स दुनिया भर में रिसीव कर पाते हैं उसके लिए। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं जो है आइनोस्फेयर में घटित हो रही हैं, उसको हम समझते हैं कि वो सारी जो घटनाएं हैं वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम आइनोस्फेयर की बात करेंगे। आयनाइजेशन में होता क्या है, जैसे एक सिंपल आप हाइड्रोजन जो एटम है उनको ले लीजिए। तो जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे पड़ती है या जो आपकी दूसरी जो लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है सन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इस पे पड़ती है, तो इसका जो आउटर ऑर्बिट है जिसपे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उससे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। तो आयनाइजेशन क्या प्रोसेस हुआ, आयनाइजेशन वो प्रोसेस हुआ जिसमें एक जो एटम है या जो मॉलिक्यूल्स है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अक्वायर करता है बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका हाइड्रोजन था, उस पर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो पड़ी तो आपके जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास से क्या हो गया, स्पेस एस्केप कर गया। तो ये जो आपका हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल बचा जिसका अब इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि वो एस्केप कर चुका है, तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोजन का आयनाइजेशन। जैसा कि आपको पता होगा ये जो आपका जो इसकी न्यूक्लियस है इसमें आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन का जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएगा तो ये जो एस्केप्ड इलेक्ट्रॉन है इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। और जो ये बचा हुआ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है विदाउट इलेक्ट्रॉन इसे आयनाइज्ड हाइड्रोजन हम लोग कहें। ये जो आयनाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक प्रिंसिपल मेथड है जिसके द्वारा सूर्य की जो एनर्जी है, सन से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, वो एनर्जी मैटर में ट्रांसफर हो जाती है। यानी जब वो आपकी लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है आपकी, जैसे आपकी एक्स रेज और आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब वो इस पे पड़ती है, तो वो जो एनर्जी है वो इसमें आ जाती है और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाता है, एस्केप कर जाता है। तो एक प्रिंसिपल मेथड है जिसके द्वारा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू मैटर। इसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल है वो हीलियम एटम का है। हीलियम एटम के बारे में अगर आपको पता हो तो हीलियम एटम का जो उसका जो पाथ होता है, उसका जो ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या आपकी जो एक्सरेज हैं जब वो से टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन उसके स्केप कर जाते हैं उसकी ऑर्बिट से। अगर दो में से एक इलेक्ट्रॉन स्केप करेगा तो इसे पार्शियल आयोनाइजेशन कहते हैं, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो स्केप कर जाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कंप्लीट आयोनाइजेशन कहते हैं। तो आयनेशन क्या है, जब गैसेस के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऑर्बिट से एस्केप कर जाते हैं तो बचे हुए जो हाइड्रोजन या हीलियम या जो दूसरी गैस के जो एटम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, आयनाइज्ड एटम कहते हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में आपका जो आपका आयनोस्फेयर है वो 50 से 1000 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 50 से 1000 किलोमीटर के बीच में जो भी गैस पाई जाती हैं वो गैसेस क्या होती हैं, आयनाइज्ड होती हैं। तो इसीलिए पृथ्वी से 50 से 1000 किलोमीटर का जो बीच का एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, आयनोस्फेयर कहते हैं। आयनोस्फेयर जो है इट्स अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि जो आपका जो आयनोस्फेयर है वो आपके जो आपके थर्मोस्फेयर है उसके भी थोड़ा सा ऊपर जो है वो आयनोस्फेयर पाया जाता है। इनफैक्ट जो आपका आयनोस्फेयर है वो आपका थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर तीनों को इंक्लूड करता है। तो जो आपका आयनोस्फेयर है वो 50 से 1000 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है और थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर तीनों को इंक्लूड करता है। इन तीनों रीजन में जो आयनाइजेशन है क्योंकि वो होता है, तो क्योंकि आयनाइजेशन तीनों रीजन्स में हो रहा है तो ये जो पूरी आपकी जो लेयर हुई वो क्या हुई, आपकी आयनोस्फीयर हुई। अब ये जो आयनाइजेशन होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है, सोलर रेडिएशन की वजह से होता है। यानी सन से आने वाली जो रेडिएशन है उन रेडिएशन से ये आयनाइजेशन होता है। उसके अलावा जो आयनाइजेशन है वो कॉस्मिक रेडिएशन से भी होता है। दूसरे जो स्टार्स हैं उनसे जो रेडिएशन आ रही है उनसे भी आयनाइजेशन होता है, लेकिन वो जो आयनाइजेशन है वो बहुत कम है। तो जो मेन आयनाइजेशन है वो किसकी वजह से है, वो सोलर रेडिएशन की वजह से होता है। अब ये जो आपके आयनोस्फेयर है इसमें कई लेयर्स पाई जाती हैं, और ये जो आयनाइजेशन है क्योंकि जब मेनली जो आयनाइजेशन हो रहा है वो आपके सन से आने वाली रेडिएशन की वजह से हो रहा है। तो जब दिन होता है तब आयनोस्फेयर क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है, और जब रात होती है तो आयनोस्फेयर क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो जब दिन होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही होती है तो हमारा आयनोस्फेयर एक्सपैंड कर जाता है। उस समय आयनोस्फेयर में 4 लेयर पाई जाती हैं, डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर एंड F2 लेयर। डी लेयर जो है आपकी वो 50 से 95 किलोमीटर तक पाई जाती है, ई लेयर 95 से 130 किलोमीटर तक,
फिर F1 जो लेयर है, जो कि F लेयर की पार्ट होती है 160 से 250 किलोमीटर तक, और F2 लेयर जो है वो 250 से 400 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, और उसके बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से उनको हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो एटम है वो जब सोलर रेडिएशन उनको मिलती है, सोलर एनर्जी बनती है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाता है, एस्केप कर जाता है। तो बचा हुआ जो आपका एटम हो क्या हो गया, वो क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया। तो जब ये आयनाइज्ड हो जाता है तो आपके पास दो चीजें हैं, एक क्या है आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास दूसरा आयनाइज्ड गैस, आयनाइज्ड एटम है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयनाइज्ड एटम जो है, इनका जो मिक्सचर है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा जो कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जो कि मैटर का फोर्थ स्टेज है। तो वो बेसिकली है क्या, वो मिक्सचर है आयनाइज्ड एटम का और फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो वो इलाके जहाँ पे आयनाइज्ड एटम पाए जा रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इंटरेस्टिंगली प्लाज्मा की मात्रा पूरे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा है। जैसे सन 100% इज प्लाज्मा, सन पूरा क्या है, प्लाज्मा है। तो सन में क्या है, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन है। जो भी गैसेस हैं उसमें आपको क्या मिलेंगे, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और आयनाइज जो गैसेस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ ट्रेस मात्रा में गैसेस हैं, वो वहां पे पाई जाती हैं। तो सन क्या है, सन भी बेसिकली प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा क्या है, आपके जो पॉजिटिव आयंस हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो मिक्सचर है वही क्या है, आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा और गैस में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि जो प्लाज्मा है, जो गैस है आपकी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जो लेकिन लेकिन आपका जो प्लाज्मा है, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अर्थ में जो प्लाज्मा का बेहतरीन उदाहरण है वो आपका दो है। एक तो आपका नॉर्दर्न लाइट्स, जिनके बारे में हमने एटमॉस्फेयर में बात की थी, जिसको फिर से हम डिस्कस करेंगे। जो ये आपकी नॉर्दर्न लाइट्स है, अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रियालिस, ये क्या है, ये बेसिकली प्लाज्मा लाइट्स है। उसके अलावा प्लाज्मा का जो एग्जाम्पल है वो आपकी लाइटनिंग है। तो जब हमारी आपकी लाइटनिंग कड़कती है, बिजली कड़कती है, तो वो भी किसका उदाहरण है, वो भी प्लाज्मा का उदाहरण। तो इस तरीके से जो प्लाज्मा है वो बनता है नॉर्दर्न लाइट्स में और बिजली के कड़कने के साथ। और जो हमारा सन है, दैट इज कंप्लीटली प्लाज्मा, वो पूरा प्लाज्मा है। अब हम लोग समझ लेते हैं आयनोस्फीयर के बारे में। आयनोस्फीयर को, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिन और रात में काफी डिफरेंस है। दिन में ये 4 लेयर्स पाई जाती हैं, F2, F1, E लेयर और D लेयर। लेकिन रात में केवल 2 लेयर पाई जाती हैं, एक E लेयर होती है और दूसरी F लेयर होती है। यानी याद रखिएगा, दिन के समय 4 लेयर्स पाई जाती हैं आयनोस्फीयर में, डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर, F2 लेयर। लेकिन रात के समय में केवल 2 लेयर पाई जाती है, ई लेयर एंड F लेयर। अब ये इसलिए वजह से होता है क्योंकि दिन में सन होता है, तो सन से आने वाली रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादा मात्रा में क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। इसकी वजह से जो आपके लेयर्स हैं वो एक्सपैंड कर जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन रात में क्योंकि सन जो है वो उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं आ रही होती है, तो ये लेयर्स जो होती हैं वो कांटेक्ट कर जाती है, और जो सारी लेयर्स हैं वो 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। रात के समय जो आपकी डी लेयर है वो बिल्कुल गुम हो जाती है, वो डिसअपियर हो जाती है। लेकिन ई लेयर जो है वो बच जाती है, उसका एरिया कम हो जाता है। और जो आपकी एफ लेयर है, जो कि दिन के समय F2 और F1 में कन्वर्ट हो जाती है, वो रात में केवल एफ लेयर बच जाती है। तो याद रखिएगा, रात में 2 लेयर और दिन में 4 लेयर्स जो है वो आयनोस्फीयर में पाई जाती है। अब ये जो आयनोस्फीयर है, ये रेडियो वेव्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये जो रेडियो वेव का रिफ्लेक्शन है, ये क्यों होता है, इसके लिए अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जब लाइट जो है, जो इंसिडेंट एनर्जी है, जो आपकी इंसिडेंट लाइट है, जब वो डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाती है तो किस तरीके से बिहेव करती है, वो जो बिहेवियर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसे वो एक्सप्लेन करता है। जैसे आपका डेंसर मीडियम, आपका वाटर जो हो गया वो आपका डेंसर मीडियम हो गया, एयर जो हो गई आपकी वो लाइट मीडियम हो गई। तो अब जब इंस्टेंट एनर्जी है, जो रे ऑफ लाइट है, वो वाटर से एयर पे जब ट्रांसफर, वाटर से जब वो एयर में ट्रांसफर करेगी, तो उसके एंगल में क्या होगा, चेंज आएगा। सिमिलरली जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो नीचे की लेयर्स हैं वो डेंसर हैं, और जो आपका आयनोस्फेयर है वो क्या है, आपका रेयर है, लाइट है, कम डेंसर है। तो जो आपके रेडियो वेव्स हैं वो इनसे इंटरेक्ट करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो होता है, जिसकी वजह से जो रेडिएशन है वो अर्थ में वापस आती है।
अब इसको समझिएगा, हो क्या रहा है कि जो आपकी ये रे ऑफ लाइट है ये डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी और ये डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम पे आई। तो जैसे ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में आएगी, इस रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन देखिए, ये जो है दूसरे मीडियम में जब वो ट्रेवल करती है तो इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। यानी रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आएगी तो वो जो ये ट्रेवल कर रही है इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन, और इसी मीडियम में इसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो सेम मीडियम में जब वो ट्रेवल करेगी उसका एंगल चेंज हो जाएगा तो वो आपका रिफ्लेक्शन है, और जो दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी वो आपका क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो जब जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है वो दूसरे मीडियम में आएगी तो उसका बड़ा पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जैसे ये दूसरे मीडियम में जाती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। आप ये देखिए यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है ये कम है, लेकिन जैसे ये दूसरे मीडियम में इसने ट्रांसफर किया, देखिए एंगल क्या हो गया, इसका एंगल बढ़ गया। यानी जब रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाती है तो जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो कम होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यानी रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो इंसिडेंट के एंगल से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे इस एंगल को आप बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बनाता है नॉर्मल के साथ, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ठीक है, यानी जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे और जो आपका जो नॉर्मल लाइन है उस नॉर्मल लाइन से जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जैसे ही वो 90 डिग्री बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। और जो क्रिटिकल एंगल है उस क्रिटिकल एंगल के बाद अगर आप उसकी इंसिडेंट एनर्जी के एंगल को, लाइट को और बढ़ाएंगे, यानी जो जो आपकी इंसिडेंट लाइट है उसके एंगल को अगर आपने और फर्दर बढ़ा दिया तो ये जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट करती ही नहीं, ये पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाती है। यानी क्रिटिकल एंगल के बाद भी अगर आपने एंगल बढ़ाया तो जो एनर्जी है वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसी रिफ्लेक्शन को जो सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है इसे ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल के बाद अगर आपने एंगल को और बढ़ाया तो जो लाइट है, रे ऑफ लाइट है, वो सेम मीडियम में रिटर्न कर जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अगर आप देखिए तो ये रेडियो वेव्स हैं, जब आपने इनको छोड़ा तो इनका एंगल हाई था तो ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट की, उसके बाद एंगल आपने इसको बढ़ाया और रिफ्लेक्ट की, एंगल और बढ़ाया और रिफ्लेक्ट की, और जैसे क्रिटिकल एंगल के बाद आपने इस एंगल को और बढ़ाया तो जो रे ऑफ लाइट है वो मीडियम से टकरा के वापस लौट गए। तो ये क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी तो आपकी रेडियो वेव्स हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फेनोमेनन की वजह से जो आपकी रेडियो वेव्स हैं जिन्हें खास एंगल पे छोड़ा जाता है वो आयनाइज लेयर से टकराती हैं और पृथ्वी की सतह पे वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो पूरी दुनिया में पॉसिबल हो पाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। ये एक जार है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसमें मैंने थोड़ा नमक मिला दिया है ताकि जो लेजर लाइट है वो साफ दिखाई दे। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो लाइट है ये टकरा रही है और टकरा के किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये देखिए, ये रे ऑफ लाइट है जो इसमें से पास हो रही है, और ये जो रे ऑफ लाइट है आप देखें तो ये रिफ्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते होंगे, ये आप देख सकते होंगे ये जो एंगल है इंसिडेंस का और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसमें डिफरेंस है, ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। और जैसे ही इस एंगल को मैं नीचे चेंज करता हूं आप देखेंगे कि अब लाइट जो है वो प्रॉपरली इस तरीके से रिफ्लेक्ट होने लगी है। अब अगर आप देखिए, ये आपकी जो ब्लू लाइन है ये दिखा रही थी जब जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट कर रही थी और ऊपर की तरफ बेंट हो रही थी, और ये जो लाइट है वो देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं कि एंगल में आपने थोड़ा सा चेंज किया, एंगल में जो चेंज हुआ उस एंगल में चेंज होने के साथ जो जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। अब अंधेरी में जरा इसको मैं और साफ तरीके से समझाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये लाइट इस एंगल से जा रही है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो 100% जो है वो इसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जा रही है। सिमिलरली हमारी जो रेडियो वेव्स है वो इसी तरीके से अगर उन्हें पर्टिकुलर एंगल पे भेजा जाता है तो वो रिटर्न हो जाती है सरफेस की तरफ। अब जैसे ही हमने इस लाइट का एंगल को चेंज किया आप देख सकते हैं अब ये जो लाइट है इसके एंगल में जरा सा वेरिएशन आया और ये जो लाइट है
ये वाटर सरफेस को क्रॉस कर रही है, एयर में आ रही है, और जैसे ही एयर में आ रही है इसका जो एंगल है आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये लाइन वो दिखा रही है, अगर ये मीडियम सेम होता तो जो आपका जो लेजर लाइट है वो इस मीडियम को क्या करती, फॉलो करती। लेकिन क्योंकि अब जो मीडियम है वो चेंज हो गया है, एयर में आ गई है, तो ये सरफेस पे बेंट हो जा रही है लगभग इस एंगल पे। अब अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक लाइन है ये आपके उस लाइन को दिखा रही है, उस एंगल को दिखा रही है जब पानी में रिफ्रैक्शन हो रहा था, जो आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो लगभग जब 58 डिग्री के आसपास 58 डिग्री के आसपास से हम लेजर लाइट को इसमें हम इंसर्ट कर रहे थे, तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, और जो लाइट थी वो पूरी की पूरी वापस इसी मीडियम में बेंट कर जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने एंगल को चेंज किया और एंगल को थोड़ा सा कम किया, एंगल को लगभग 48 डिग्री इसके पास आए, तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और लगभग इस एंगल पे जो लाइट है, जो लेजर लाइट है, वो क्या हो जा रही है, बेंट हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्रिटिकल एंगल है वो कहीं 48 डिग्री और 58 डिग्री के बीच में यहाँ कहीं पे होना चाहिए। तो आपकी जो ये 58 डिग्री है ये क्रिटिकल एंगल के बाद का एंगल है, जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जब हम 48 डिग्री पे आते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और हमारी लाइट बेंट होके डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है। अब ये जो आपका जो आइनोस्फीयर है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो आइनोस्फीयर है ये दिन के समय और रात के समय क्या है, अलग है। रात के समय केवल दो इसमें लेयर्स होती हैं, दो रीजन्स होते हैं, एक ई रीजन और एक एफ रीजन, क्योंकि रात के समय जो आयनाइजेशन है वो क्या होता है, काफी कम होता है। लेकिन दिन के समय जो आयनाइजेशन है वो ज्यादा होता है, 4 लेयर पाई जाती है। डी लेयर्स एक नई हो जाती है, ई लेयर ऑलरेडी मौजूद है, और जो एफ लेयर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, F1 लेयर एंड F2 लेयर। रात के टाइम आपके पास केवल दो लेयर्स हैं। ये जो आपका आयनोस्फीयर है ये बेसिकली जो रेडियो वेव्स हैं, जो कि 3 से 30 मेगाहर्ट्ज की जो रेडियो वेव्स हैं, उन्हें क्या करता है, ये उनको रिफ्लेक्ट करता है। अब जो आपके दिन के समय जो ये डी लेयर है, डी लेयर क्या करती है कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है वो सारी रेडियो वेव्स को जो 10 मेगाहर्ट्ज या उससे कम है। 10 से जो ज्यादा मेगाहर्ट्ज की जो रेडियो वेव्स हैं वो डी को क्रॉस कर जाती हैं, ई में जाती हैं, और ई फिर उन लेयर्स को क्या करता है, अर्थ की तरफ वापस भेज देता है। तो दिन के समय अगर आप ध्यान दें तो रेडियो में काफी डिस्टर्बेंसेस होती है, रात को जो रेडियो होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है। तो 10 मेगाहर्ट्ज वाली जो भी रेडियो वेव्स हैं वो दिन में डी क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी वजह से आपका जो एएम रेडियो है, उस एएम रेडियो को आप दिन में साफ नहीं सुन पाते, जबकि रात में वो क्या होता है, बिल्कुल वो साफ सुनाई देता है। तो लो फ्रीक्वेंसी जो एएम रेडियोज हैं उनको आप दिन में नहीं देख सकते, क्योंकि दिन में जो डी लेयर है उनको वो क्या कर ले रही, एब्जॉर्ब कर ले रही। जो उसके अलावा जो बचे हुए जो फ्रीक्वेंसीज हैं 10 के बाद, वो ई लेयर तक पहुंचते हैं, और ई लेयर क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ में वापस की तरफ, वापस, जिसे आप सुन पाते हैं। उसके अलावा आपकी जो एफ लेयर है ये F1 और F2 का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। F1 और F2 लेयर्स जो हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, और ये 10 से 15 मेगाहर्ट्ज के जो भी रेडियो सिग्नल्स हैं, इन रेडियो सिग्नल्स को रात में ये रिफ्लेक्ट करती हैं, और दिन में क्योंकि आयनाइजेशन बढ़ जाता है तो ये 30 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उस तक को वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है इन डे टाइम बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन। तो आपके जो HF रेडियोज हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियोज हैं, वो आपके जो F रीजन है उसके द्वारा आप, उसकी वजह से आप क्या करते हैं, सुन पाते हैं। तो जो आपके HF फ्रीक्वेंसी है उसे आप दिन में भी सुन सकते हैं, रात में भी सुन सकते हैं, लेकिन दिन में जो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी में भी 15 से बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उनको आपका जो F रीजन है वो क्या करेगा, वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसी वजह से जो रेडियो कम्युनिकेशन है हमारा वो पॉसिबल हो पाता है। और इसी वजह से जब आप रेडियो आप ट्यून इन करते हैं, दिन के समय अलग तरह की प्रॉब्लम्स, अलग तरह का आपको महसूस होता होगा रेडियो, और रात को अलग तरह। तो इसी वजह से जो आपका जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो पूरी दुनिया में पॉसिबल है, और बिना सैटेलाइट के भी और वायरलेस तरीके से आप पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं इस आयनोस्फीयर की जो वेरियस लेयर्स हैं इनकी वजह से। अब ये जो आयनोस्फीयर है इसमें अगर आप आयनाइजेशन देखें तो मैक्सिमम आयनाइजेशन जो है वो 110, 115 और 120 किलोमीटर के आसपास होता है। ऊपर ऊपर जब जैसे आते हैं हाइट पे आयनाइजेशन कम होता है, और नीचे भी आयनाइजेशन क्या होता है, कम होता है। अगर आप देखें तो सबसे ऊपर जो 700 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर के आसपास आयनाइजेशन हो रहा है वो हाइड्रोजन और हीलियम के कणों का आयनाइजेशन हो रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आप वैसे वैसे देखेंगे जो दूसरे भारी जो गैसेस हैं उनका आयनाइजेशन हो रहा है। सबसे नीचे जो आपकी ऑक्सीजन जैसी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनका आयनाइजेशन होता है।
अब आपका अभी आपकी जो बेसिक प्रिंसिपल प्रॉब्लम है कि जो आपकी नॉर्दर्न लाइट्स हैं वो क्या है, उनको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्लाज्मा लाइट्स क्या है। साथ में दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जो आपकी नॉर्दर्न लाइट्स हैं वो केवल नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही क्यों दिखाई देती हैं, बाकी इलाकों में जो आपकी नॉर्दर्न लाइट्स हैं सदर्न लाइट्स हैं वो नहीं दिखाई देती, तो उसकी वजह क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लाज्मा लाइट्स क्या होती हैं। तो बेसिकली प्लाज्मा लाइट्स होती ये है कि जब आपका मैंने आपको जब आयनाइजेशन पढ़ाया था और आपको बताया था जब रेडिएशन की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो आपका एटम है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काट रहा है, और जैसे ही इस पे रेडिएशन पड़ा जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो जाएगा, नॉकआउट हो जाएगा। अब होता ये है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये पाथ से बाहर भी चला जाता है और वापस पाथ में आता है, और ये जो पाथ में आ रहा है यानी ये जो ऑर्बिट में आ रहा है वो अक्सर क्या करता है, या तो ऑर्बिट में जुड़ जाता है आके और वापस अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में भी आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो हुआ क्या था कि एनर्जी ने टकराया था, एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे टकराए थे जिसकी वजह से आयनाइजेशन हुआ था, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पाथ से बाहर चला गया था। तो जो एनर्जी है वो आपके जो न्यूक्लियस है उसमें क्या हो गई थी, सेव हो गई थी। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वापस आके इसकी ऑर्बिट को ज्वाइन करता है, वो जो सेव्ड एनर्जी होती है वो फिर से क्या करती है, एस्केप करती है। जब सेव एनर्जी एस्केप करती है तो क्या पैदा होते हैं, आपके लाइट्स पैदा होते हैं। अगर ये जो लाइट्स हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है तो ये लाइट आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस एटम को आके ज्वाइन करते हैं या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाते हैं, तो वो एनर्जी जो स्प्लिटिंग के टाइम आयनाइजेशन के टाइम उसने रिसीव की थी वो एनर्जी क्या हो जाती है, वापस स्केप कर जाती है। और वही जो स्केपिंग एनर्जी है उसी को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। और अगर ये विजिबल स्पेक्ट्रम में है उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे हम कहाँ देखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो ये जो लाइट्स आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखते हैं ये लाइट्स क्या है, दे आर प्लाज्मा लाइट्स। अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ जो है वो पोल्स में क्यों हो रहा है। नॉर्दर्न लाइट्स को समझने के लिए हमें कोरोनल मास इजेक्शन को समझना पड़ेगा। कोरोनल मास इजेक्शन होते क्या है, सन, मैंने आपको बताया था कि ये प्लाज्मा है सन। तो सन में जो है आपका विस्फोट होते हैं, एक्सप्लोजन होते हैं, और एक्सप्लोजन के साथ सन का जो कुछ पार्ट है वो इजेक्ट हो जाता है आपका स्पेस में। तो ये जो इजेक्टेड पार्ट है सन का जो कि प्लाज्मा है या जिसे हम चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं, यही क्या है, सीएमई यानी कोरोनल मास इजेक्शन। ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है इन फ्लेयर्स को आप देख सकते हैं, ये कोरोनल मास इजेक्शन है। तो ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है ये सन से निकलता है और अक्सर अर्थ की तरफ आता है। ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जब अर्थ की तरफ आते हैं तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे वो क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। आपके जो लॉरेंस प्रिंसिपल है जो आपको बताता है कि जो ये जो चार्ज पार्टिकल हैं जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो कैसा बिहेव करेंगे। एक्चुअली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, वो फील्ड होता है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसे इंटरैक्ट करता है। इसमें जो फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स की वजह से जैसे ये चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में इस हेलिक्स पाथ जो है, इस हेलिक्स पाथ में वो क्या करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। इन्हीं जो दो हेलिक्स लाइन है इनके बीच का जो है हिस्सा इसे हम पिच कहते हैं, ठीक है। तो ये पिच है आपकी। तो आप यहाँ पे एक इमेजिनरी स्थिति है जिसमें जो एक आपका चार्ज पार्टिकल है वो एक स्टेट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो जैसे ही एक स्टेट बेहतर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिक्स मोशन में इस तरीके से वो चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे। अब अगर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या कर दें, बेंड कर दें इस तरीके से, अगर आप बना दें डोनट शेप में, तो होगा क्या कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये आएंगे और अर्थ की इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेंगे। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेंगे ये इस हेलिक्स पाथ में क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। अब क्योंकि वो जो आपका हेलिकल पाथ है वो इक्वेटर यानी अर्थ के इक्वेटर पे वो एक्सपेंडेड है और पोल्स की तरफ क्या है, वो कम है। देखिए यहाँ पे उसका एक्सपेंशन ज्यादा है और पोल्स पे एक्सपेंशन क्या है, कम है। तो ये जो हेलिकल पाथ है इसके बीच का जो गैप है जिसे हम पिच कहते हैं, ठीक है, तो ये जो पिच है वो इक्वेटर पे क्या होगी, ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ आएंगे पिच क्या होगी, कम होगी। तो आपकी जो ये चार्ज पार्टिकल जो कोरोनल मास इजेक्शन है सन से आते हैं वो हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस फील्ड लाइन में ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के बाद ये हेलिकल पाथ में इसके बीच में चलते हैं।
अब जब ये हेलिकल पाथ में चलेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप देख रहे हैं पोल के साइड में इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इक्वेटर साइड में डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे ही वो पोल्स की तरफ आते हैं तो पहली बार इनको मौका मिलता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करने का। इक्वेटर में ये एटमॉस्फेयर से काफी दूर है, एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पोल में वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करेंगे, एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं उनसे रिएक्शन करेंगे, और उनसे रिएक्शन की वजह से जो प्लाज्मा लाइट्स हैं आपकी, वो प्लाज्मा लाइट्स आपके पोल्स में जो है वो फॉर्म होगी। इसी वजह से जो आपके जो नॉर्दर्न लाइट्स है वो केवल आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देख पाते हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक ट्रैपिंग। अब ये जो आपका जो मैग्नेटिक बेसिकली ट्रैपिंग है, ये जो मैग्नेटिक ट्रैप है इसी से आपका जुड़ा हुआ है वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। तो बेसिकली ये जो आपके मैग्नेटिक लाइंस हैं, यही मैग्नेटिक लाइंस क्या करती है, सन से आने वाली जो एनर्जी है उसे ट्रैप कर लेती हैं, और ये आपके रेडिएशन जोन्स बनते हैं। ये रेडिएशन जोन्स बहुत डेंजरस है और हाई लेवल ऑफ रेडिएशन जो है वो पाया जाता है। हमारी जो सैटेलाइट्स हैं और जो उसमें एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल करते हैं, कई बार उनको इस जो वॉन एलन रेडिएशन जोन है इसको क्रॉस करना पड़ता है। विदाउट प्रोटेक्शन जो है वो कुछ ही देर में वो जो रेडिएशन है वो इतना होता है कि वो जान ले सकता है, लेकिन क्योंकि वो काफी प्रोटेक्शन में जाते हैं तो इस रेडिएशन का जो होने वाला नुकसान है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ये जो वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट है, ये वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट ये डिपेंड करती है, ये कैसी होगी, डिपेंड करती है जो सन से जो मास इजेक्शंस हो रहे हैं और जो सोलर फ्लेयर्स आ रही है वो क्या है। जब उनकी मात्रा ज्यादा होगी तो वो कई सारी देखिए इसकी बेल्ट्स बनेंगी वॉल एंड रेडिएशन बेल्ट्स की, और जब उसकी क्वांटिटी कम होगी तो बेल्ट क्या होगी, तो सिकुड़ी हुई कम होगी। तो ये जो बेल्ट है इसकी प्रॉपर स्टडी की जाती है, और ये सन की जो वेरियस एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज के साथ इसका जो एरिया है वो बढ़ता है, और इसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो भी क्या होती है, बढ़ती और कम होती जाती है। तो इस तरीके से जो आपके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, और नॉर्थ और साउथ पोल में वो क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो हमारे एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करते हैं, और जो नॉर्दर्न लाइट्स है, जो सदर्न लाइट्स हैं, उनको फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से आप इसे देख पाते हैं। अब ये जो जो ये आयनाइजेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये जो आपकी एक्स रेज हैं और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये जो सारी रेडिएशन है जो कि बहुत हार्मफुल है और बेसिकली जो आयनाइजेशन कर सकती है, तो इन रेडिएशंस को हमारी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर की वेरियस गैसेस हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे आप देखिए तो आपका ये जो अल्ट्रावायलेट है, आपके विजिबल लाइट की बात है कि मिड अल्ट्रावायलेट है, फार अल्ट्रावायलेट है, और एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट है, और एक्सरेज है। ये देखिए एटमॉस्फेयर के विभिन्न डिफरेंट लेवल तक आते आते ये क्या हो जाती हैं, ये गैसेस को आयनाइज करती हैं, जिसके द्वारा जो इनकी एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो हार्मफुल रेज है ये अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। तो इस तरीके से जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है वो सन की उन हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से रोकता है, जो अर्थ की सरफेस जो अगर ये पहुंच जाए तो क्या कर सकती हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आयनाइजेशन एक प्रिंसिपल तरीका है जिसके द्वारा जो रेडिएशन है, खासकर आपके जो एक्सरेज हैं और जो दूसरे रेडिएशन है, वो अपनी एनर्जी को मैटर में ट्रांसफर कर देती है। तो ये जो इनकी एनर्जी है वो आयनाइजेशन के प्रोसेस द्वारा किस में ट्रांसफर हो जाती है, गैस में ट्रांसफर हो जाती है, और ये सारी एनर्जीज अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। हम तक पहुंचता क्या है, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड और जो रेडियो वेव्स हैं वो हमारे सरफेस तक पहुंचती हैं। उसके बाद वाली जो आपकी फ्रीक्वेंसी वाली जो वेवलेंथ्स हैं वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचती है, जस्ट बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन। इस तरह से आयनोस्फीयर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ की जो रूटीन लाइफ है उसमें। जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं सन की वो उसको रोकता है, जो रेडियो वेव्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है वापस अर्थ की तरफ। उसके अलावा जो आप खूबसूरत नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो आप नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट देखते हैं उसके लिए, तो इस तरीके से जिसका रोल है आयनोस्फीयर का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।